हाँ जी दोस्तों, शुरू करते हैं आपका कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। तो देखते हैं कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कंसाइनमेंट मैं आपको बता दूं दोस्तों, कंसाइनमेंट एक सिचुएशन होती है जहां पे एक कंसाइनर दूसरी पार्टी कंसाइनी को माल भेजता है बेचने के लिए। कंसाइनी कंसाइनर से कमीशन रिसीव करता है और जो रिमेनिंग पार्ट है बिके हुए माल का वो कंसाइनर को वापस कर देता है। तो यहां पे पहली जो टर्म है वो है आपका कंसाइनर। कंसाइनर का मतलब ही इज अ पर्सन हु सेंड्स द गुड्स टू द कंसाइनी, यानी कि एजेंट। आप अपने एजेंट को माल भेजोगे बेचने के लिए, तो दैट यानी कि यू विल बी कॉल्ड कंसाइनर, माल भेजने वाला कंसाइनर। दूसरा पार्टी जो माल रिसीव करती है दैट इज कॉल्ड कंसाइनी। ही इज द पर्सन टू हुम गुड्स आर सेंट बाय द कंसाइनर। उसके बाद प्रोफार्मा इनवॉइस मैं आपको बता दूं, जब कंसाइनी को माल भेजा जाता है, व्हेन गुड्स आर सेंट टू द कंसाइनी, कंसाइनर प्रिपेयर्स अ प्रोफार्मा इनवॉइस, यानी कि जो कंसाइनर है भेजने वाली पार्टी वो एक इनवॉइस तैयार करती है, प्रोफार्मा इनवॉइस। उस इनवॉइस में डिटेल्स होती है सारे गुड्स की, क्वांटिटी, वैल्यू, नेचर, क्वालिटी, सब कुछ उसमें लिखा होता है, डिलीवरी चार्ज सब उसमें है। इट लुक्स लाइक एन इनवॉइस बट इट इज नॉट एन इनवॉइस। वो होता इनवॉइस की तरह ही है लेकिन वो इनवॉइस होता नहीं है। क्यों नहीं होता? बिल थोड़ी है, आप कंसाइनी से पैसे थोड़ी लोगे अभी। वो तो सिर्फ डिटेल्स है किसकी, जो माल भेजा जा रहा है उसकी। इन दिस डॉक्यूमेंट कंसाइनर सेंड्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वांटिटी, नेचर, वैरायटी एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड एक्सपेंसेस टू। वो बोल रहा है जो कंसाइनर है इसमें सारी डिटेल्स देता है गुड्स से रिलेटेड, जैसे कि उसका नेचर, वैरायटी, उसका प्राइस और जो उसके एक्सपेंस हैं भेजे जाने वाले, वो सारी डिटेल उस प्रोफार्मा इनवॉइस के अंदर होती है। आगे टाइप्स ऑफ कमीशन। पहला, वो जो कंसाइनर से कमीशन रिसीव करता है, टोटल 4 टाइप्स के कमीशन हो सकते हैं। पहला ऑर्डिनरी कमीशन, नॉर्मल, ये सेल्स के ऊपर निकाला जाता है। दिस इज द नॉर्मल कमीशन गिवन बाय द कंसाइनर to the consignee for selling the goods. It is calculated as a fixed percentage of total sales. जो भी माल वो बेचेगा उसके ऊपर एक परसेंटेज अप्लाई हो जाएगी। इसको बोलेंगे आपका ऑर्डिनरी कमीशन या फिर नॉर्मल कमीशन। दूसरा कमीशन ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ओवरराइडिंग का मतलब वो कमीशन जो सेलिंग प्राइस से ऊपर माल बेचने पे या फिर एक्स्ट्रा हार्डवर्क करने पे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने के लिए कंसाइनी को दिया जाता है। It is an extra commission given to the consignee for working hard or selling the goods at a price higher than the normal selling price, invoice price. For example, कंसाइनर ने कंसाइनी को माल भेजा, 500 यूनिट भेजी 100 रुपए के हिसाब से, लेकिन कंसाइनी को यह बताया गया कि ये 120 की है, तुझे कम से कम 120 में बेचनी है। कंसाइनी ने बेच दी 150 में, तो वो जो 30 रुपए फालतू सेलिंग प्राइस से भी ऊपर बेच दी, इनवॉइस प्राइस से भी ऊपर बेच दी। एक्चुअल सेल प्राइस 150 है, 120 इनवॉइस प्राइस है, वो कह रहा है कि मैंने 120 से भी ऊपर बेच दिया। ठीक, तो वो पॉइंट इज उसको ओवरराइडिंग कमीशन अलाउ हो सकता है। किससे? कंसाइनर से। डेल क्रेडिटर कमीशन। दोस्तों क्रेडिटर जो वर्ड है, क्रेडिटर से ही क्रेडिट बना है, उधार। तो डेल क्रेडिटर का मतलब मैं आपको बता दूं, यूजुअली जो कंसाइनी होता है, क्योंकि वो अपने लोकल एरिया में माल बेचता है, तो वो क्रेडिट सेल भी तो करेगा। अब क्योंकि वो क्रेडिट सेल करेगा तो क्रेडिट सेल से डेटर पैदा होंगे। डेटर्स का मतलब वो इंसान जो पेमेंट करेगा फ्यूचर में आपको, क्योंकि आपने उसको उधार माल बेचा। पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड डेटर। तो डेटर विल मेक पेमेंट लेटर ऑन, बट इफ डेटर डज नॉट मेक द पेमेंट व्हाट विल यू डू? अगर डेटर पेमेंट ना करे आप क्या कर लोगे? बताओ ना क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर डेटर पैसे नहीं देगा तो लॉस किसका? कंसाइनी का नहीं, कंसाइनर का। माल कंसाइनर का, तुम्हारा थोड़ी है। तो पॉइंट इज कंसाइनर ये चाहेगा कि यार ये उधार ना बेचे पहले तो, अगर बेचे भी तो भाई खर्चा तू ही संभाल, यानी कि जो लॉस है वो तू ही रख। कंसाइनी बोलेगा हाँ मैं क्या बात का, माल भी ना बेचू और फिर पैसे भी ना कमाओ, ऐसे कैसे? इसका मतलब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? कंसाइनर कंसाइनी के मुंह पे एक और कमीशन फेंक के मारेगा। उस कमीशन का नाम है डेल क्रेडिटर कमीशन। तो डेल क्रेडिटर कमीशन के केस में क्या होता है? दिस कमीशन इज अलाउड टू द कंसाइनी
फॉर टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैड डेट्स इफ एनी। वो कह रहा है कंसाइनर कंसाइनी को जो माल बेचेगा भेजेगा, कंसाइनी बाहर माल बेचेगा, अगर बैड डेट हुए तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? कंसाइनी, तुम्हारी नहीं। इफ दिस कमीशन इज अलाउड then the loss of bad debts by the consignee incurred। वो कह रहा है अगर बैड डेट्स हुए और ये कमीशन दिया गया तो लॉस कौन झेलेगा? लॉस झेलेगा कंसाइनी। नोट्स में कुछ गलती है, बाकी आप समझ जाना। आगे मेरी बनाए में, हाँ, बालक ने लिखने में गलती कर दी होगी। अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल्स का मतलब दोस्तों, जब कंसाइनी माल बेच देता है, क्योंकि कंसाइनी के पास कंसाइनर से माल आया है, कुछ गोदाम में रखा हुआ है, ठीक है, कुछ उसने बेच दिया, हो सकता है किसी में आग लग गई हो, रास्ते में ट्रक, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी, ठीक। तो वो सारी डिटेल बिकने से लेके बचे हुए माल तक की, कितने में बिका कितने में नहीं बिका, बैड डेट, सारी डिटेल्स, वो एक अकाउंट सेल्स एक डॉक्यूमेंट होता है, उस अकाउंट सेल्स में वो कंसाइनर को डॉक्यूमेंट भेज देता है। It is a periodical statement sent by the consignee to the consigner. It contains all the details of sales, that is cash, credit, expenses incurred by the consignee and his commission. सारी डिटेल्स वो उसी अकाउंट सेल्स में डाल देगा। It also contains goods destroyed in transit or in godown। वो कह रहा है रास्ते में माल बर्बाद हो गया या गोडाउन में पड़ा पड़ा जल गया, सारी डिटेल्स वो इसके अंदर डाल देगा। एंड द टोटल अमाउंट ड्यू टू द कंसाइनी और टोटल ड्यू फ्रॉम हिम आफ्टर डिडक्टिंग द एडवांस रिसीव्ड बाय द कंसाइनर। वो कह रहा है जो भी डिटेल होगी, जो भी अमाउंट ड्यू होगा कंसाइनी को, यानी कि अगर कंसाइनी का कमीशन ज्यादा है और जो भी माल है वो ज्यादा है और कंसाइनर से पैसे लेने बनते हैं, तो ड्यू फ्रॉम हिम, ठीक है, या फिर अगर कंसाइनी ने माल बेचा और कमीशन काटने के बाद पैसा बच गया तो ड्यू टू हिम, तो जो पैसा उसको देना बनता है या लेना बनता है एडवांस, उससे लेने के बाद वो डिटेल्स इस अकाउंट सेल्स में दे दी जाएंगी। आगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ कंसाइनमेंट। मैं आपको बता दूं, दोनों पार्टियों की बुक्स में कुछ अकाउंट्स बनते हैं। पहली पार्टी आपके कंसाइनर, दो अकाउंट बनेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट। मैं आपको बता दूं इसमें दो अकाउंट आप और बना सकते हो, बैड डेट्स अकाउंट और आपका गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। लेकिन क्वेश्चन मेंशन करेगा तभी आपको वो बनाने हैं। एडिशनल अकाउंट में आपके बन सकते हैं लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट, जिसको आप नॉर्मल लॉस अकाउंट भी कहते हैं, और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसके अलावा एक और अकाउंट बन सकता है बैड डेट्स अकाउंट। तो फॉर्मेट देखते हैं सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट का। मैं आपको बता दूं जो कंसाइनमेंट अकाउंट होता है कंसाइनर की बुक्स में, वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब 11वीं क्लास बचपन की यादें ताजा। बताओ ना नॉमिनल अकाउंट का रूल। दोस्तों 11वीं क्लास में ताजा कराता हूं आपको यादें। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट all incomes and gains, all incomes and gains। तो वापस आओ, तो कंसाइनमेंट के डेबिट साइड में क्या आएंगे? सारे खर्चे नुकसान एकदम। उसके अलावा जितनी भी आपकी इनकम होंगी वो आपकी क्रेडिट साइड में पोस्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहला जो खर्चा होता है कंसाइनर का, कंसाइनर माल भेजने वाला, उसको बोलते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट में पहला खर्चा आएगा डेबिट साइड में टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। मैं दोस्तों आपको ये अकाउंट अभी कॉस्ट पे समझा रहा हूं, एट कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद मैं इनवॉइस प्राइस पे आपको बताऊंगा कि अगर इनवॉइस प्राइस पे माल दिया है तो क्या करना है। कुछ नहीं करना, बस लोडिंग कैंसिल करनी होती है। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट द रेट, आपको माल दिया होगा, इतना माल इतने में भेजा। अगर माल रिटर्न आ गया, कंसाइनी ने वापस कर दिया, कॉकरोच कीड़े निकल आए माल में, कहने लगा हमें नहीं बेचता, बताओ बेकार माल है, तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग आएगी बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। रिटर्न्स एट द रेट वो भी आपको दिया होगा, गुड्स रिटर्न बाय द कंसाइनी।
उसके बाद जो खर्चा आएगा एक्सपेंसेस, अगर कंसाइनर खुद पे कर रहा है, बुक्स किसकी, कंसाइनर की, खुद की बुक्स है, जब ये खुद खर्चा पे करेगा तो डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी टू कैश या फिर बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस, टू कैश और बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस। ठीक, अगर खर्चा कंसाइनी करता है तो इसके डेबिट में पोस्टिंग आएगी टू कंसाइनी, कंसाइनी का नाम एक्सपेंसेस। इसके बाद कंसाइनी माल बेचेगा तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय कंसाइनी। सर सेल क्यों नहीं आया, इसने खुद ने नहीं बेचा ना, किसने बेचा, कंसाइनी ने। और ये कौन सी साइड है, इनकम वाली साइड। जब जब कंसाइनी माल बेचेगा इसकी इनकम पैदा होगी तो कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में पोस्टिंग आएगी, किस नाम से, कंसाइनी के नाम से, सेल कंसाइनी। उसके बाद डेबिट साइड में पोस्टिंग करते हैं, डेबिट साइड में आएगा आपका, अगर आप कंसाइनी को कमीशन दोगे तो कंसाइनर के लिए क्या है, खर्चा एक्सपेंस, डेबिट साइड में आएगा टू कंसाइनी फिर से कमीशन के नाम से। उसके बाद अगर आपने उसको डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया, डेल क्रेडिटर नहीं दिया, कम ऑन वन मोर टाइम, डेल क्रेडिटर नहीं दिया, मुझे बताओ बैड डेट्स का खर्चा कौन झेलेगा, कंसाइनर खुद, माल उसी का है। और जब बैड डेट्स का खर्चा कंसाइनर खुद झेलेगा तो फिर से कंसाइनर का एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, डेबिट साइड में फिर से पोस्टिंग आएगी टू कंसाइनी, ब्रैकेट में बैड डेट्स। ये तभी आएगा जब डेल क्रेडिटर कमीशन अलाउ ना हो, नॉट अलाउड। If Dell creditor commission is not allowed, then the loss of bad debts will be borne by the consignor himself. आगे मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब कंसाइनी माल बेच देता है थर्ड पार्टी को, सारा बेचेगा क्या, कुछ तो बचेगा। तो जब माल बचेगा तो क्लोजिंग स्टॉक यूजुअली आपके एक्सपेंस को कैंसिल करने के लिए रखा जाता है, क्योंकि वो भी बिका नहीं है। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब इफ गुड्स आर नॉट सोल्ड देन देयर विल बी नो कॉस्ट, सिंपल। जब कॉस्ट ही नहीं है तो उस कॉस्ट को कैंसिल करो। माल तो सारा भेज दिया, सारे खर्चे लगा दिया आपने, लेकिन जो माल नहीं बिका उसको कैंसिल करो, कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में आएगा क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। ये क्लोजिंग स्टॉक की आपको अलग से कैलकुलेशन करनी होती है, कैसे बताऊंगा बाद में। अब आपको टोटल करना है डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स का। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आई, इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, तो आप जानते हो दोस्तों क्रेडिट साइड कौन सी साइड है, इनकम और गेन वाली साइड। क्रेडिट साइड ज्यादा आने पे क्या होगा, प्रॉफिट। तो आपको जो फायदा होगा तो डेबिट साइड में जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो डाल दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर्ड, पीएनएल में डाल दिया जाएगा प्रॉफिट, कंसाइनमेंट से निकला हुआ प्रॉफिट। अगला अकाउंट जो आपका बनता है वो है आपका कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस अकाउंट में कई बार लॉस इन ट्रांजिट दिया होता है, क्वेश्चन के अंदर आपको दिया होता है कंसाइनर ने माल भेजा, रास्ते में ट्रक पलट गया, आधा माल बर्बाद हो, बताओ क्या करें। ऐसी सिचुएशन में आपको कैलकुलेशन करनी होती है, कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ लॉस इन ट्रांजिट, कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ लॉस इन ट्रांजिट, कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ, पानी पी लो, देख लो, ठीक। एंड ट्रीटमेंट ऑफ लॉस इन ट्रांजिट। जो माल बर्बाद हुआ सबसे पहले आपको निकालनी है कॉस्ट ऑफ, जो भी क्वांटिटी आपको दी होगी, इतने गुड्स लॉस्ट एट द रेट इत्ते इत्ते ईच। सर इत्ते इत्ते क्या, ओहो बात को समझो ना। मान लो 50 यूनिट्स बर्बाद हो गई, 50, मानते नहीं बात को, बताओ 50 यूनिट्स बर्बाद हो गई, ठीक, 10 रुपए की एक थी, कितने रुपए आएंगे, 500 रुपए। अब जरा बात को समझना, मान लो आपने कंसाइनमेंट अकाउंट में, मान लो आपने कंसाइनमेंट अकाउंट में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 5000 यूनिट्स भेजी थी 10 रुपए के हिसाब से, कितना आ गया, 50,000। ठीक, आपने जो खर्चा किया था कंसाइनर ने जो खर्चा किया था वो 10,000 था। ठीक है, अब जरा बात को समझना, आपने माल यूनिट्स कितनी भेजी, 50, कितने रुपए के हिसाब से, 10, कितने रुपए की कॉस्ट हो गई, 500। लेकिन यार उस 500 यूनिट पे
कंसाइनर ने खर्चा भी तो किया था। ऊपर देखो ना, टोटल यूनिट्स कितनी भेजी है मैंने, 5000, 10 रुपए के हिसाब से। कंसाइनर ने इस पे खर्चा कितना किया, 10,000 यूनिट्स भेजी, 5000, और उस पे खर्चा कितना किया, 10,000। अगर आपने 5000 यूनिट्स पे 10,000 रुपए खर्च किए हैं तो 50 यूनिट्स पे कितने पैसे खर्च किए होंगे। इस 50 यूनिट्स का एक्सपेंस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस आपको लॉस ऑफ गुड्स में ऐड करना होगा, क्योंकि जो माल बर्बाद हुआ है उसके साथ आपका एक्सपेंस भी बर्बाद हुआ है। सर एक्सपेंस ओहो, जितने का माल था उसकी टोटल जो कॉस्ट थी वो खर्चा मिला के तो आएगी, तो जो माल चला गया उसमें उसका एक्सपेंस जोड़ के हटाओ। इसका मतलब आपको इसमें ऐड करना है प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर कैसे निकलेंगे, टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर। मुझे बताओ कंसाइनर ने कितना पैसा खर्च किया, सर 10,000। बताइए नहीं, बताओ कितना पैसा खर्च हुआ, 10,000। कंसाइनर ने यूनिट्स कितनी कंसाइन करी थी, भेजी कितनी थी, 5,000। डिवाइड कर दो 5,000 यूनिट से, टोटल यूनिट्स कंसाइंड बाय द, यानी कि टोटल यूनिट्स सेंड, कंसाइंड या फिर सेंट। 10,000 रुपए का खर्चा 5,000 यूनिट्स पे। बताओ 10,000 रुपए उसने 5,000 यूनिट्स पे खर्च दिए, तो 50 यूनिट्स पे कितने पैसे खर्च हुए होंगे, इनटू कर देंगे 50, तो ये आएगा आपका 5 दूनी 10, 2 रुपए इंटू 50, 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए का खर्चा आएगा 50 से मल्टीप्लाई करके, 100 रुपए का खर्चा आएगा आपका 50 से मल्टीप्लाई करके। देखो सिंपल लैंग्वेज यहां पे दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल आंखें खोल के देखो। अगर आपने 10,000 रुपए 5,000 यूनिट्स पे खर्चे हैं तो 50 यूनिट्स पे 100 रुपए तो खर्चे होंगे। आ गया ना प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस, 5,000 यूनिट्स पे 10,000, 50 यूनिट्स पे 100। सिंपल, हर यूनिट पे 2 रुपए खर्चे हैं आपने, तो यार 50 यूनिट्स के 100 रुपए उस कॉस्ट में ऐड होने चाहिए जो बर्बाद हुआ है माल। ठीक है, ये निकल आएगा आपका कॉस्ट ऑफ लॉस इन ट्रांजिट। कॉस्ट ऑफ लॉस इन ट्रांजिट, कॉस्ट ऑफ लॉस इन ट्रांजिट कितना, 500 और 100 यानी कि 600, 500 और 100 यानी कि 600। ये था आपका कैलकुलेशन ऑफ लॉस इन ट्रांजिट। अब चलते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन पे आगे। ट्रीटमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट में इसको कहां दिखाया जाएगा। दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, 11वीं क्लास ट्रेडिंग अकाउंट, 11वीं क्लास बचपन में जब आपका माल बर्बाद होता था, यानी कि गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, ठीक है, या फिर गुड्स विड्रॉन, जो भी आपका लॉस ऑफ फायर, लॉस ऑफ एक्सीडेंट या फिर थेफ्ट होता था, उसके 2 ट्रीटमेंट होते थे। उदाहरण के तौर पे मान लो कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं है, ठीक है, और आपका माल बर्बाद हो गया, तो उसको आप कहां पे दिखाते थे, उसको हम दिखाते थे ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में उसको हम परचेज में से माइनस करते थे, उसको हम परचेज में से माइनस करते थे, लॉस बाय फायर, या फिर उसको आप क्रेडिट साइड में दिखाते थे, लॉस बाय फायर, यानी कि अपने एक्सपेंस को कैंसिल करते थे, अपने एक्सपेंस को कैंसिल करते थे। कैंसिल करने के लिए जो माल आपका बर्बाद हो गया, आपकी परचेज रिड्यूस हो जाती थी, तो उसको या तो परचेज में से माइनस या फिर ट्रेडिंग में क्रेडिट। इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या होता था, अगर आपके पास इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता था तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि ये लॉस है, डेबिट साइड में डाल दिया जाता था, लॉस बाय फायर, क्रेडिट साइड में पोस्ट और पीएनएल के डेबिट में पोस्ट। ठीक है, 2 ट्रीटमेंट। अब यहां पे आप क्या बना रहे हो, ओनली कंसाइनमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस तो बन नहीं रहा, तो आप कंसाइनमेंट अकाउंट में एक ही ट्रीटमेंट दिखाओगे, सिर्फ इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, या तो गुड सेंट में से माइनस करो, लेकिन ये परचेज है नहीं जो परचेज में से माइनस करूं, ये तो गुड सेंट है। तो पॉइंट इज, जो भी आपका लॉस इन ट्रांजिट आ रहा है उसको हम कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट साइड में पोस्टिंग हो जाएगी आपकी, माउस कहां से आ गया, हटाओ इसे, हाँ, आपकी क्रेडिट साइड में पोस्टिंग हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट के, लॉस इन ट्रांजिट क्रेडिट साइड में। और जब आप लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट बनाओगे, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट, तो लॉस इन ट्रांजिट के कौन सी साइड में पोस्ट होगी, डेबिट साइड में, टू कंसाइनमेंट।
डेबिट साइड में टू कंसाइनमेंट, डेबिट साइड में टू कंसाइनमेंट। अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। अगर नहीं मिलता तो ये पूरा का पूरा बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। मान क्या लो, मैंने निकाल ही लिया था, 600 रुपए का माल बर्बाद हुआ। अब मान लो आपको सारा इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, तो फिर बाय इंश्योरेंस क्लेम आएगा 600। लेकिन अगर सारा इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला, मान लो 600 में से 400 का क्लेम मिल गया, 400 का क्लेम मिलने से क्या होगा, 400 का क्लेम मिलने से 200 रुपए आपका लॉस हो जाएगा, और वही आपका प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा डेबिट साइड में, ठीक। ये था आपका ट्रीटमेंट लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट का। आगे चलते, when goods are sent by the consignor to the consignee at invoice price, cost plus profit, यानी कि मार्जिन। जब कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजेगा, आपने देखा होगा कि कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में आपने दिखाया टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, क्रेडिट में दिखाया गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट रिटर्न्स। जब कंसाइनर ने कंसाइनी को माल भेजा, उसके अंदर पहले से ही कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया, यानी कि कंसाइनी को ये नहीं बताया गया कि भाई ये जो घड़ी है 100 रुपए की है, नहीं बताया, उसको बोला 200 की है, 200 की बेचनी है बस, हाँ मैं कह रहा हूं 200 की, मानता नहीं, 200 की घड़ी बेचनी है आपको। कंसाइनी बेचारे को पता ही नहीं है कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 100% प्रॉफिट। कंसाइनी तो बेचारा भोला भाला है, उसको बोला गया कि बेटा 200 की है, 200 की बेच दे, हमें ना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, 200 की बेच। अब कंसाइनी क्या करेगा, वो सोचेगा यार कुछ तो एफर्ट डालू, वो 200 से भी ऊपर की बेचेगा, बेच दे, हमें क्या, हमें तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। लेकिन बात तो समझो, अगर आपने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट साइड में 200 दिखा दिया, एक्चुअल खर्चा 100 था, तो करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर पाओगे आप, है क्या बोल दिया, सही बोल दिया। आपने अगर डेबिट साइड में कंसाइनमेंट के गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट दिखाया, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट दिखाया कितने से, 100 रुपए से, और आपने जो भेजा है माल उसको वो 200 रुपए में भेजा है बता के इनवॉइस प्राइस पे 100 प्लस 100 करके, तो पॉइंट इज आप करेक्ट प्रॉफिट निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि आपने खर्चा ही 200 दिखा दिया जबकि खर्चा 100 था। तो करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर आपको सारे गुड्स की लोडिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। लोडिंग, सर लोडिंग क्या होता है, गन वाली लोडिंग, ओहो, लोडिंग का मतलब भरना ही होता है। तुमने प्रॉफिट भर दिया, तो तुमने जो भरा हुआ प्रॉफिट है उसको कैंसिल करोगे उल्टी साइड में। डेबिट साइड में तुमने एक्स्ट्रा कॉस्ट दिखाई है ना 100 रुपए से, वो एक्स्ट्रा जो 100 रुपए है एक्सेस मार्जिन के, वो तुम क्रेडिट साइड में शो करोगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के नाम से, यानी कि जो उसकी लोडिंग है, जो उसका प्रॉफिट है, वो आएगा क्रेडिट साइड में। और जो क्रेडिट साइड में गुड्स रिटर्न थे, क्रेडिट साइड में गुड्स रिटर्न थे, उसकी लोडिंग आएगी डेबिट साइड में। अगर क्लोजिंग स्टॉक के अंदर भी लोडिंग जुड़ी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आता है, क्लोजिंग स्टॉक आप दिखाते हो क्रेडिट साइड में, बताओ ज्यादा ऊपर चला गया, ये रहा स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, अगर इसके अंदर भी लोडिंग जुड़ी हुई है तो इसकी लोडिंग आएगी डेबिट साइड में। किस नाम से आएगी वो बता दूंगा, स्टॉक रिजर्व के नाम से आएगी, बता ही दिया, बताओ। हाँ तो अब देखते हैं कि जब आप इनवॉइस प्राइस पे माल भेजते हो तो क्या होगा। कंसाइनमेंट अकाउंट फॉर्मेट बाकी सब सेम है, तो यहां पे मैंने बस एडिशनल पोस्टिंग उन्हीं आइटम्स की करवाई है जो लोडिंग पे दिखाए जाते हैं। जैसे कि पहला, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट इनवॉइस प्राइस, आईपी, आईपी यूनिवर्सिटी नहीं है, आईपी मतलब इनवॉइस प्राइस। तो क्योंकि आपने इसको इनवॉइस प्राइस पे दिखाया है, इसकी लोडिंग कैंसिल होगी क्रेडिट साइड में। सर किस नाम से, सेम नाम से, बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, लोडिंग ऑन गुड सेंट। और क्रेडिट साइड में रिटर्न्स आते हैं, बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट रिटर्न्स, ये भी इनवॉइस प्राइस पे है, तो इसकी लोडिंग कहां कैंसिल होगी, डेबिट साइड में, टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, लोडिंग ऑन रिटर्न्स, लोडिंग ऑन गुड्स रिटर्न। अब क्रेडिट साइड में क्या आता है, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, ये भी इनवॉइस प्राइस पे है, इसकी लोडिंग कहां कैंसिल होगी, डेबिट साइड में, लेकिन ये स्टॉक रिजर्व के नाम से कैंसिल होगी क्योंकि ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है, ठीक। तो स्टॉक रिजर्व, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, बस लोडिंग कैंसिल हो गई। और अगर आपका ओपनिंग स्टॉक होता है डेबिट साइड में टू स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट बैलेंस बीडी, तो उसकी लोडिंग कैंसिल होती है क्रेडिट साइड में स्टॉक रिजर्व के नाम से, लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक। ये था आपका ट्रीटमेंट जब आप इनवॉइस प्राइस पे माल भेजते हो।
अब आते हैं दूसरे अकाउंट पे जिसका नाम है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट एक एसेट अकाउंट है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको एसेट अकाउंट ना मानो तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का जो बैलेंस ट्रांसफर होता है वो परचेज में ट्रांसफर होता है। क्यों होता है बताता हूं। जब कंसाइनर ने माल खरीदा होगा, ओरिजिनली माल परचेज किया होगा, उसमें से कुछ माल उसने कंसाइनी को भेज दिया होगा। ठीक, कंसाइनी ने कुछ माल वापस कर दिया होगा। अब जब कंसाइनी ने माल वापस कर दिया तो जो नेट गुड्स सेंट थे वो चेंज हो गए। हो पता नहीं क्या बोल दिया सर आपने, ओहो बात को समझो। मान लो आपने 10 लाख का माल खरीदा, ठीक है, लिख दूं, लो 10 लाख का माल खरीदा, 10 लाख की परचेज है आपकी। इसमें से आपने 8 लाख का माल भेज दिया कंसाइनमेंट पे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। इसमें से 1 लाख का माल रिटर्न आ गया, रिटर्न, ठीक है। तो जो नेट गुड्स सेंट है, ये 1 लाख वापस परचेज में जुड़ जाएगा। नेट गुड्स जो आपने सेंड किए वो 7 लाख के सेंड किए होंगे, 7 लाख के सेंड किए होंगे। तो ये जो 7 लाख है, 10 लाख में से 7 लाख का माल आपने कंसाइनमेंट पे भेज दिया, तो कितना माल कंसाइनमेंट पे नहीं भेजा, यानी कि जो आपकी अमाउंट ऑफ परचेज है, अमाउंट ऑफ परचेज लेफ्ट जो बचेगी वो आएगी 3 लाख। यानी कि आपने उस 7 लाख का ट्रीटमेंट क्या किया, परचेज में से माइनस कर दिया। मैं आपको ये 7 लाख क्यों बता रहा था, क्योंकि ये जो बैलेंस है जो परचेज को कम कर देता है, क्योंकि 10 में से 7 का माल आपने भेज दिया ना, 8 भेजा था, एक वापस आ गया, तो अब 7 हो गया, ठीक है। तो पॉइंट इज 7 लाख का माल भेजा हुआ है, वो 7 लाख आपकी परचेज को कम कर देगा, क्योंकि जो आप माल खुद बेच पाओगे वो 3 लाख है, 7 लाख तो आपने दूसरे पार्टी को दे दिया बेचने के लिए, ठीक। तो खुद की परचेज 3 लाख है, तो जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट होता है उसका बैलेंस परचेज में ट्रांसफर होता है, उससे आपकी परचेज कम हो जाती है। आपने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट पोस्ट किया था कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, क्रेडिट साइड में आएगा बाय कंसाइनमेंट गुड्स सेंट। उसकी लोडिंग आपने क्रेडिट साइड में नोट करी थी बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, उसकी क्रॉस पोस्टिंग आएगी डेबिट साइड में टू कंसाइनमेंट, लोडिंग ऑन गुड्स सेंट। ऐसे ही रिटर्न्स आएगा डेबिट में और उसकी लोडिंग आएगी क्रेडिट में, ठीक है। क्रॉस पोस्टिंग के ऊपर वाले अकाउंट से चेक कर लेना, निकल के आएगा बैलेंस, वो बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा टू परचेज, टू परचेज। सर क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी, यस ऑलवेज, हमेशा क्रेडिट साइड भेजा हुआ माल ज्यादा होगा ना, उससे ज्यादा माल तो वापस कर नहीं सकता क्योंकि आपने भेजा ही कम है। तो पॉइंट इज जो बैलेंस बचेगा वो परचेज में ट्रांसफर या फिर ट्रेडिंग में ट्रांसफर, टू परचेज या फिर ट्रेडिंग, टू परचेज या फिर ट्रेडिंग, ठीक। ये था आपका गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब चलते हैं आगे कैलकुलेशन ऑफ लोडिंग पे। लोडिंग के मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, तो वो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, दिखा देता हूं। जैसे कि एक्स सेंट गुड्स कॉस्टिंग स्टॉक एट 20% प्रॉफिट अबव कॉस्ट। जो एक्स माल भेज रहा है वो प्रॉफिट पे 20%, वो आपके कॉस्ट पे 20% प्रॉफिट जोड़ के भेज रहा है, ठीक है। कैलकुलेट लोडिंग। तो मान लो 5 लाख का माल भेजा, ठीक, 20% के प्रॉफिट पे, 5 लाख की क्या है कॉस्ट, 20% प्रॉफिट कितना हो गया, 1 लाख का प्रॉफिट। 5 लाख की कॉस्ट, 1 लाख का प्रॉफिट, इनवॉइस प्राइस कितना आ गया, 5 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 6 लाख। सिंपल, हाँ सर सिंपल। आगे नेक्स्ट एग्जांपल, एट इनवॉइस प्राइस लोडिंग वॉज 20% ऑन कॉस्ट। अच्छा,
तो वो बोल रहा है इनवॉइस प्राइस आपका 7,20,000 है। इनवॉइस प्राइस आपको दे रखा है 7,20,000 और आपकी लोडिंग दे रखी है 20% ऑन कॉस्ट। अब जरा दोस्तों ध्यान देना, इनवॉइस प्राइस 720 है, लोडिंग 20% ऑन कॉस्ट है। अगर कॉस्ट 100 होती तो लोडिंग कितनी हो जाएगी 20, तो इनवॉइस प्राइस कितना हो गया 120। इसका मतलब आपको जो इनवॉइस प्राइस दे रखा है इसके अंदर ऑलरेडी लोडिंग जुड़ी हुई है। भाई मुझे बताओ कॉस्ट कितनी है, पता ही नहीं कितनी है, और वो क्या कह रहा है लोडिंग 20% ऑफ कॉस्ट है। तो अगर कॉस्ट 100 है, लोडिंग 20, तो इनवॉइस प्राइस कितना हो गया कॉस्ट प्लस लोडिंग 120। इसका मतलब ये जो 7,20,000 आपको दे रखा है ये ऑलरेडी 120% है, इसमें लोडिंग जुड़ी हुई है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 120 से तो 1% आएगा, तो डिवाइड बाय 120 इनटू में 20। जिन बालकों को ये मेथड नहीं समझ में आया मुझसे 11वीं क्लास में नहीं पढ़े। हाँ सर हम भी नहीं पढ़े, अरे मत पढ़ो, मैं कह रहा हूँ 11वीं क्लास वाली एक क्लास होती है जो मैं कंसाइनमेंट अकाउंट में दूसरों को देता हूँ, ठीक है। तो जो रेगुलर बैच वाले हैं वो समझ जाएंगे, बाकी जो ना समझे प्लीज कॉन्टैक्ट, मैं हूं बैठा हूं समझाने के लिए। 1,20,000 आ गया। आगे कॉस्ट 7,20,000 थी, आपकी लोडिंग आ रही थी 1,20,000, तो आपका जो इनवॉइस प्राइस हो जाएगा, सॉरी कॉस्ट निकालने के लिए इनवॉइस प्राइस में से आप लोडिंग हटा दोगे, 7,20,000 में से 1,20,000 आपका माइनस हो जाएगा, तो 6 लाख रुपए की कॉस्ट आ जाएगी। ये था आपका दूसरा इलिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके अलावा और भी इलिस्ट्रेशन थी, वो शायद हटा दी गई है नोट्स में से। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें कैलकुलेशन करनी है कौन सी, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। मैं बताता हूं क्या होता है एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है, बता देता हूं। जब कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजता है, जब कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजता है तो उस सिचुएशन में रास्ते में कुछ माल बर्बाद हो जाता है, यानी कि जो गुड्स आपने सेंड किए उसमें से लॉस इन ट्रांजिट, कुछ माल रास्ते में बर्बाद हो जाता है, ठीक है। जो रिमेनिंग गुड्स है, रिमेनिंग गुड्स वो पहुंचते हैं कंसाइनी के पास, ठीक है। कंसाइनी के पास जो माल पहुंचा, अब कंसाइनी क्या करेगा, इस पे कुछ खर्चा करेगा, उससे उस गुड्स की कॉस्ट और इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो कंसाइनी खर्चा करेगा वो दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक रेकरिंग एक्सपेंडिचर, एक नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर नॉन रेकरिंग होगा, बार बार नहीं होगा, एक ही बार होगा, माल को गोडाउन तक पहुंचाने का, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, वो गुड्स की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाए, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस निकालते टाइम। अगर गोडाउन में पड़ा हुआ माल बर्बाद होता है, गोडाउन में पड़ा हुआ माल बर्बाद होता, आग लगती है, तो उसकी कॉस्ट निकालने के लिए आपको यह करना पड़ेगा। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ लॉस इन कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे, सेम कैलकुलेशन है, सबसे पहले हम लेंगे कॉस्ट ऑफ इतने इतने आइटम्स, वो हमें पता नहीं है कितने आइटम्स, एट द रेट इतने इतने ईच, कितने कितने हमें क्या पता, जो भी आपको दे रखा हो। इसमें हम ऐड करेंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर।
जो आपने पहले निकाला था लॉस इन ट्रांजिट निकालने के लिए। और इसमें हम ऐड करेंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। पहले प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर निकाल लेते हैं। कंसाइनर का एक्सपेंस निकालने के लिए आपको पता है क्या करना है, टोटल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स कंसाइंड डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स कंसाइंड इनटू एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स इनटू एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स। जितना माल पे खर्चा कंसाइनर ने कर दिया डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स जो उसने कंसाइन की थी इनटू जितनी यूनिट्स बर्बाद हुई हैं एबनॉर्मल लॉस में, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, निकल के आएगा प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। अब निकालते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। जरा आप बात को समझना, जो कंसाइनी है यार, जो कंसाइनर खर्चा कर रहा है वो तो उसके गोडाउन तक पहुंचाने का ही कर रहा है ना, कुछ भी हो, इंश्योरेंस हो, कुछ भी है, भाड़ा, वेजेस, कैरियज, कार्टेज, कुछ भी हो। पॉइंट इज जो कंसाइनी खर्चा करेगा वो गोडाउन का रेंट भी देगा, उसका इंश्योरेंस भी कराएगा, माल बेचेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होगा, मार्केटिंग का खर्चा, वो सब कॉस्ट नहीं होता। कॉस्ट वो होता है जो गोडाउन तक पहुंचाने का खर्चा होता है, बस डायरेक्ट एक ही बार जो खर्च होता, बार बार ना हो। मार्केटिंग उसको बार बार करनी पड़ेगी, गोडाउन करंट हर बार देना पड़ेगा। तो पॉइंट इस गोडाउन तक पहुंचाने का जो एक बार खर्चा हो जाएगा वो उसकी गुड्स की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस जो प्रोपोर्शनेटली है वो हम ऐड करेंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंस प्रोपोर्शनेटली कैसे आएगा, सबसे पहले टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। तो कंसाइनी का कौन सा खर्चा उठाना है आपको, डायरेक्ट वाला, डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी। सर ये तो बदला बदला लग रहा फॉर्मूला। हाँ तो है ही, बात को समझो। मैंने क्या बताया था, रास्ते में माल बर्बाद हुआ, इस पे पहुंचा कितना, तो जो माल इस पे पहुंचा उस पे ही तो इसने खर्चा किया है। हा जब इसने भेजा था पूरा भेजा था, लेकिन कंसाइनी पे जब पहुंचा, इसको क्या मतलब मेरे पे कितना माल पहुंच रहा है या कितना उसने भेजा, इसको मतलब उससे है मेरे पास जितना माल आ गया उस पे ही मैं खर्चा करूंगा। तो जो खर्चा इसने किया होगा वो टोटल गुड्स सेंट पे नहीं किया भाई, जो इसने रिसीव किया उस पे इसने खर्चा किया है। तो इसको जब कंसाइनी का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऐड करोगे तो मैं डिवाइड टोटल यूनिट्स कंसाइन से नहीं कर सकता, डिवाइड मैं टोटल यूनिट्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी से मैं डिवाइड करूंगा, क्योंकि उसने खर्चा उसी पे किया है, इनटू एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स इनटू एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स। ये आ जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी। तो ये हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे आपका इसमें, निकल के आएगा आपका कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। इसको फटाक से लिख लो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, वरना हटा दूंगा स्क्रीन से, बहुत जल्दी लिखो। फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी करो। 10 तक गिन रहा हूं मैं, 1 2 3 10 हो गया। तो आगे चलते हैं। अब पॉइंट ये है कि कंसाइनी का जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो कौन कौन सा होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस जो कंसाइनी का होता है वो है आपका अनलोडिंग चार्जेस, कंसाइनर ने माल भेजा था, माल चढ़वाया होगा, लोडिंग कंसाइनी का करवाएगा, अनलोडिंग, लैंडिंग चार्जेस, क्लीनिंग चार्जेस, ऑक्ट्राई क्या होता है सर, चुंगी, अरे वो लोकल टैक्स जो होता है, फ्रेट भाड़ा, कस्टम ड्यूटी, बताइए कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, माल जब आता है तो,
ये सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है कंसाइनी के। अब आते हैं कंसाइनी के पर्सनल अकाउंट पे। कंसाइनी इज पर्सनल अकाउंट। कंसाइनी कंसाइनर के लिए क्या है? डेटर। जब जब वो माल बेचेगा तब तक कंसाइनर नाचेगा। इसका मतलब कंसाइनी इज पर्सनल अकाउंट में सबसे पहले वो पैसा आएगा जो कंसाइनी ने माल बेच के कंसाइनर को बताया है। तो याद करो वो दिन जब कंसाइनी ने माल बेचा था तो कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में पोस्टिंग आई थी। क्रेडिट साइड में बाय कंसाइनी, कंसाइनी डेबिट होगा यहां पे टू कंसाइनमेंट के नाम से। क्या है? सेल। डेटर पैदा हो जाएगा। जो खर्चा कंसाइनी ने किया था डेबिट साइड में आपने दिखाया था कंसाइनमेंट के, टू कंसाइनी और टू कंसाइनी कमीशन के नाम से, बैड डेट्स के नाम से, वो सब यहां पे आएगा क्रेडिट साइड में बाय कंसाइनमेंट के नाम से। एक्सपेंस, कमीशन, बैड डेट्स। कई बार आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है कि कंसाइनी ने ना आपको एडवांस भेजा है, कंसाइनी ने आपको एडवांस भेजा है, तो अगर कंसाइनी आपको एडवांस भेजता है तो आपके डेटर्स रिड्यूस हो जाते हैं। एंट्री पास होती है बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल डेबिट। तो क्रेडिट साइड में आएगा कैश डेबिट, बैंक डेबिट, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, एडवांस या फिर सिक्योरिटी। ध्यान देना दोस्तों, अगर एडवांस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी माल की होती है और अगर माल सारा नहीं बिका तो वो सिक्योरिटी बची रहेगी। तो इसका प्रोपोर्शनेटली क्लोजिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड में। सर क्या मतलब? बताता हूं। मान लो 10 लाख का माल भेजा, 1 लाख का माल बच गया। कितने परसेंट माल बच गया? 10%। आपको वहां से सिक्योरिटी आई थी 50,000 रुपए की। 5,000 रुपए की सिक्योरिटी का क्लोजिंग बैलेंस बचा रहेगा। सारा माल नहीं बिका ना, माल की सिक्योरिटी के लिए उसने 50,000 रुपए दिए थे कंसाइनी ने, क्योंकि तुम इतना सारा लाखों का माल भेज रहे हो, तो उसने 50,000 का चेक दिया था। लेकिन जो माल बच गया उसकी सिक्योरिटी अभी भी उसके क्लोजिंग बैलेंस में पड़ी रहेगी। तो टू बैलेंस सीडी में आएगा बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, यहां पे जब आप इसको बैलेंस करोगे तो क्रेडिट साइड में बैलेंस निकल के आएगा, जो पेमेंट उससे लेनी बाकी है डेबिट साइड ज्यादा आएगी, तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैंक, फाइनल सेटलमेंट। ठीक है सर, अगर वो क्वेश्चन ना कह रहा हो कि फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ तो फिर बैलेंस सीडी आएगा, बचा रहेगा। ठीक है, ये था आपका कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट। आगे चलते हैं, बुक्स ऑफ कंसाइनी। मैं आपको बता दूं, जो कंसाइनी की बुक्स में कंसाइनर का अकाउंट है वो बिल्कुल कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनी के अकाउंट से ऑपोजिट है। अगर आप ध्यान से देखो, कंसाइनर का जो पर्सनल अकाउंट है कंसाइनी की बुक्स में, सबसे पहले क्रेडिट साइड में क्या है? सेल। यहां पे डेबिट साइड में आया था टू कंसाइनमेंट, सेल। जब कंसाइनी माल बेचेगा और कंसाइनर का अकाउंट बनाएगा तो उसके पास डेटर से पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर नहीं आया तो डेटर अकाउंट डेबिट कंसाइनी की बुक्स में। लेकिन क्रेडिट सेल नहीं होगी, कंसाइनी का खुद का माल थोड़ी है भाई। अगर कंसाइनी माल बेचता है तो कंसाइनी क्या एंट्री पास करेगा बताओ मुझे? वो एंट्री पास करेगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। नहीं, सेल नहीं, कंसाइनर, क्योंकि ये माल किसका है? कंसाइनर का। तो वो कंसाइनर को लायबिलिटी बना के पैदा करेगा क्रेडिट साइड में। तो कंसाइनर अकाउंट में क्रेडिट साइड में पोस्टिंग आएगी, क्रेडिट साइड में पोस्टिंग आएगी, क्रेडिट साइड में पोस्टिंग आएगी बाय कैश, बैंक या फिर डेटर्स। कैश सेल और डेटर आएंगे क्रेडिट सेल। अगर आपने कुछ एडवांस इसको दे रखा है तो डेबिट साइड में आएगा टू कैश, बैंक या फिर बिल्स पेबल, एडवांस या फिर सिक्योरिटी। और इस सिक्योरिटी का बैलेंस पड़ा रहेगा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी। ठीक, अब जो खर्चा इसने किया कंसाइनी ने खुद ने, वो डेबिट साइड में आएगा टू कैश और बैंक के नाम से एक्सपेंस। जो इसका कमीशन है, वो इसकी इनकम है, वो कमीशन के नाम से आएगा टू कमीशन। और जो अगर डेल क्रेडिटर कमीशन अलाउ नहीं होता तो वो बैड डेट्स का खर्चा भी कंसाइनर को ही दे दिया जाएगा। तो कंसाइनर के डेबिट साइड में आएगा टू बैड डेट्स, डेल क्रेडिटर नॉट अलाउड। ठीक, फाइनल सेटलमेंट हो जाएगी टू बैंक। ये सारे आइटम्स रिपीट हैं, बस ऑपोजिट साइड्स में है। अगर आप कंपेयर करो कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनी अकाउंट और कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनर अकाउंट, जो बात मैंने बोल दी इसको 4 बार सुन लेना, एक बार में ना घुसे। तो मैं बता रहा हूं 4 बार देख लो वीडियो। आगे
जिसने चैप्टर पढ़ रखा होगा वो फूले नहीं समाएगा, लेकिन अगर आपने पहली बार पढ़ रखा है तो भैया नमस्ते काट खाएगा। हाँ, कमीशन अकाउंट, कमीशन एक इनकम होता है, क्रेडिट साइड में पैदा होगा। ऊपर आपने कंसाइनर के अकाउंट में डाला था ना टू कमीशन, तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय कंसाइनर। ठीक, अगर बैड डेट्स कंसाइनी झेलता है डेल क्रेडिटर कमीशन मिलने की वजह से, तो ऊपर जो आपने बैड डेट्स दिखाए थे कंसाइनर के अकाउंट में, वो बैड डेट्स यहां नहीं आएंगे, कंसाइनी खुद झेलेगा, तो उसका कमीशन कम हो जाएगा। तो डेबिट साइड में आएगा टू बैड डेट्स, कमीशन अकाउंट में ट्रांसफर, बचा हुआ कमीशन इसका पीएनएल में ट्रांसफर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे ही बैड डेट्स अकाउंट, तो बैड डेट्स अकाउंट आपके डेबिट साइड में पैदा होंगे टू डेटर, और अगर वो जो कमीशन था, क्या बोलते हैं, वो कमीशन था, कमीशन अकाउंट में आप देखो तो डेबिट साइड में पोस्टिंग आ रही टू बैड डेट्स, तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय कमीशन, ये अकाउंट यहीं पे बंद हो जाएगा। उसके बाद आखिरी अकाउंट है आपका डेटर्स अकाउंट, डेटर आपका डेबिट पैदा होता है, डेबिट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, ये आपने क्रेडिट में पोस्ट किया था कंसाइनर अकाउंट के, तो क्रेडिट साइड में आएगा जो पेमेंट आपको मिल गई बाय कैश और जो नहीं मिली बाय बैड डेट्स। इसके अलावा लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट, अच्छा ये किसी क्वेश्चन का पार्ट है तो ये आपको नहीं करना। ठीक है, अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस पे। वाह क्या रिंग लग रही है, ज्यादा जूम हो गया, सॉरी। कितना करना है जूम आउट, अरे यार, हाँ ठीक है, इतना हल्का सा और ओहो ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट देखते हैं क्या है। नॉर्मली जो लॉस होता है ये वो लॉस है जिसका बर्डन कस्टमर के ऊपर डाल दिया जाता है। एबनॉर्मल लॉस वो होते हैं, एबनॉर्मल वो होते हैं जो मैन मेड मिस्टेक्स की वजह से होते हैं, ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से, जिनको आप अवॉइड कर सकते थे, अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर होते हैं वो। लेकिन नॉर्मल लॉस ऐसा लॉस होता है जो कि अनअवॉइडेबल होता है, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड एट ऑल, जैसे कि लीकेज, श्रिंकेज, या फिर नेचुरल लॉस ड्यू टू डेटोरेशन, या फिर नेचुरल लॉस ड्यू टू द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर नेचुरल लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन। ठीक है, तो वो उसका नेचर होता है प्रोडक्ट का, जो हवा में उड़ जाता है, कुछ हो जाता है, कुछ भी हो। तो नेचुरल लॉस का मतलब वो उसका बर्डन आप अपने ऊपर क्यों लोगे, जब वो नेचुरली प्रोडक्ट ऐसा है, तो उसका बर्डन कस्टमर पे डाल दो, प्राइस को इन्फ्लेट कर दो, महंगा कर दो। तो ऐसे में क्या होता है, नॉर्मल लॉस से जो प्राइस होता है क्लोजिंग स्टॉक का वो इन्फ्लेट हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल लॉस अकर्स ड्यू टू नेचुरल एक्सप्लॉइटेशन or the nature of the goods. Therefore, unlike abnormal loss, its burden is transferred to the ultimate customer by inflating the cost of goods. महंगा कर दिया जाता है। Calculation of cost of stock on consignment with normal goods. तो जब आप स्टॉक निकालोगे नॉर्मल गुड्स के साथ, तो कैलकुलेशन क्लोजिंग स्टॉक की ऐसे होगी, कैसे होगी देखते हैं। यहां पे आपको सबसे पहले लेना है टोटल यूनिट्स जो आपने कंसाइन कर दी, टोटल यूनिट्स एट द रेट इतने इतने ईच। अब आपको टोटल एक्सपेंस ऐड करने हैं कंसाइनर के, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करने हैं कंसाइनी के। निकल के आएगा टोटल कॉस्ट, निकल के आएगा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड। अब ये आपका टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड आ गया। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए आपको प्रोपोर्शनेट मेथड फॉलो करना है। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कैसे आएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट जो भी कंसाइंड आ रहा है उसमें माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ लॉस, कॉस्ट ऑफ लॉस, कॉस्ट ऑफ लॉस डिवाइड कर देंगे जो भी यूनिट्स आपके पास रिसीव हुई है, रिसीव हुई है,
यानी कि टोटल यूनिट्स कंसाइंड माइनस लॉस इन ट्रांजिट और माइनस नॉर्मल लॉस की यूनिट्स। सिंपल लैंग्वेज में यूनिट्स रिसीव्ड बाय द कंसाइनी, यूनिट्स रिसीव्ड बाय द कंसाइनी डिवाइड कर लेंगे यूनिट्स रिसीव्ड बाय द कंसाइनी, इनटू करेंगे यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो निकल के आएगा आपका नॉर्मल, निकल के आएगा आपका स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, क्लोजिंग स्टॉक का आपका कॉस्ट निकल के आएगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल करते हैं छोटा सा। ठीक, आपको देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। हाँ पता नहीं कहां गया, ये रहा इलिस्ट्रेशन 11। आपको दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एसरटेन द वैल्यू ऑफ द अनसोल्ड स्टॉक, द वैल्यू ऑफ द अनसोल्ड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। आपको दिया है गुड सेंट 1000 किलो 20,000 रुपए के। ठीक है, 1000 किलो 20,000। कंसाइनर का खर्चा 4000। ओके, कंसाइनी का नॉन रेकरिंग एक्सपेंस 3000, नॉन रेकरिंग डायरेक्ट होता है। सोल्ड 800 केजी, 800 किलो आपने बेच दिया। लॉस ड्यू टू नेचुरल वेस्टेज, तो जो माल आपका बर्बाद हो गया नेचुरल वेस्टेज से वो 100 किलो था। ओके, 100 किलो। ठीक, अब यहां पे आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो निकालते हैं दोस्तों वैल्यू ऑफ, लिखो साथ साथ। यहां पे सबसे पहले हम निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स। इलिस्ट्रेशन 11, स्टॉक लेफ्ट इज इक्वल टू, कितना माल बचा है, 1000 केजी भेजे थे, 800 बिक गए, 100 बर्बाद हो गए। 1000 माइनस 800 सोल्ड माइनस 100 नॉर्मल लॉस, तो कितना बचा 100 किलो। 100 किलो आपकी क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स हैं। ओके, अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट। ये कैसे निकलेगा, क्या बताया था मैंने, सबसे पहले क्या निकालना है आपको, सबसे पहले आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड। ये रहा टोटल यूनिट्स एट द रेट इतने ईच। तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 1000 किलो 20,000 रुपए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1000 यूनिट्स इज इक्वल टू 20,000। इसमें हम ऐड करेंगे टोटल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर इज इक्वल टू, कंसाइनर का खर्चा कितना हुआ था बताना जरा, 4000। एड नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, वो भी आपको दे रखा है कितना, 3000। कितना हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड, इज इक्वल टू 27,000, 27,000। आगे अब आपको क्या करना है, अब आपको लगाना है ये टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट डिवाइड बाय यूनिट्स रिसीव्ड बाय द कंसाइनी इनटू आपका यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो बस नीचे आ जाओ। अब एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट इसमें है नहीं, तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 27,000 डिवाइड बाय, आपने कितनी यूनिट भेजी थी, कितनी यूनिट भेजी थी 1000, कितनी बिक गई 800। ठीक है, और लॉस कितना हो गया नॉर्मल 100। तो यहां पे जो यूनिट्स उसने रिसीव करी होंगी, रिसीव 1000 में से 100 किलो जो नॉर्मल लॉस हुआ था वो माइनस हो जाएगा। ठीक है,
इनटू, यानी कि ये 900 यूनिट्स की कॉस्ट उसके पास आई थी। अब इनटू आपकी जो क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स हैं वो भी 100 किलो है, तो 100 किलो यूनिट्स का जो आएगा टोटल कॉस्ट वो निकाल लो कितना आ रहा है। तो ये 27,000 डिवाइड बाय 900 इंटू 300 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आ गया है, 9,327, 300 रुपए। ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। तो डिवाइड करना है, जो यूनिट्स उसने रिसीव करी 1000 में से 100 बर्बाद हुई थी, कितनी बची 900 इंटू 100 यूनिट्स बची हुई थी जो बिकी नहीं थी, तो निकल के आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या फिर स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। अब आगे चलते हैं चैप्टर के अंदर। यहां पे आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ये आपका आखिरी टॉपिक था। इसके बाद आपके जितनी भी इलस्ट्रेशन है वो ट्राई करना, उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन आस्क मी। हाँ जी दोस्तों, शुरू करते हैं बाल्क वाला चैप्टर, जॉइंट वेंचर। कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर यूजुअली एक साथ ही होते हैं, तो जॉइंट वेंचर को करके खत्म करते हैं आपका। देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है। जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर में आपको बता दूं क्या होता है। एक टेम्परेरी पार्टनरशिप होती है कुछ लोगों को जो मिलके स्टार्ट करते हैं। तो जॉइंट वेंचर टाइप्स ऑफ बिजनेसेस इन जॉइंट वेंचर आर, पहला परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, माल बेचने के लिए आप जॉइंट वेंचर कर सकते हो। सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, आप यानी कि अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स भी कर सकते हो, किसी कंपनी के शेयर्स बिकवा सकते हो कमीशन बेस पे। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बना सकते हो। परचेज ऑफ लैंड एंड सेलिंग प्लॉट, आप प्लॉट बिकवा सकते हो। प्रोड्यूसिंग अ फिल्म, फिल्म प्रोड्यूस कर सकते हो जॉइंट वेंचर करके। मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टोटल 3 मेथड्स आपके में कवर है जो जॉइंट वेंचर आप प्रिपेयर कर सकते हो अकाउंट्स। किस बेस पे, 3 बेसिस पे। पहला सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। इस सिचुएशन में एक अलग से अकाउंटेंट हायर किया जाता है। जॉइंट वेंचर की दोनों पार्टी कहती है भैया हम तो अंगूठा छाप, मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में अकाउंटेंट को हायर किया जाता है, उसको बोलते हैं भाई तू सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बना, पूरे बिजनेस का अकाउंट तू ही संभालेगा। तो या तो किसी को वेंचरर को बोल दिया जाता है तू संभाल, या फिर अकाउंटेंट को आप हायर कर सकते हो, वो आपके अकाउंट संभाल सकता है। दूसरा, नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड। अब वो कह रहा है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं हो रही। जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं होती, इसका मतलब को वेंचरर खुद ही अकाउंट बनाएंगे। अब उसमें भी 2 केस है, या तो वो सारे अकाउंट प्रोड्यूस करेंगे, सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, या वो खाली अपनी अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तीसरा होता है आपका मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक, तो पॉइंट इज या तो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, या नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, या फिर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो इसमें जो पहला मेथड है वो है आपका सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। अब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स क्या होता है देखते हैं। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में आपके टोटल 3 अकाउंट बनते हैं। पहला जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। दूसरा को वेंचरर्स का अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट की तरह एकदम। तीसरा जॉइंट बैंक अकाउंट, ये एक पर्सनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट आपको पता ही है। जनरल एंट्रीज देखते हैं क्या होती है। जनरल एंट्रीज इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, अकाउंट वाले क्वेश्चन आता है इसके अंदर, तो फिर भी मैं स्पीड से आपको जनरल एंट्रीज कवर कराऊंगा। ध्यान हम देंगे अकाउंट्स पे, ठीक है, लेजर अकाउंट्स पे। पहला कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय कोवेंचरर्स, बात को समझना। बिजनेस में पैसा आया तो यहाँ पे एक जॉइंट अकाउंट खोलते हैं जिसको बोलते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कोवेंचरर्स पर्सनल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट की तरह काम कर रहा है तो कैपिटल क्रेडिट साइड में पैदा होती है। दूसरी एंट्री परचेज ऑफ गुड्स, जब आप गुड्स परचेज करोगे तो खर्चा होगा। खर्चे के केस में ऊपर एक नॉमिनल अकाउंट खुला था, नॉमिनल अकाउंट का नाम जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। कैश में गुड्स खरीदे टू जॉइंट बैंक अकाउंट, उधार खरीदे टू क्रेडिटर्स। ठीक है, अगर किसी को वेंचरर ने माल सप्लाई किया तो टू को वेंचरर। ठीक, उसकी कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। फॉर पेमेंट टू सप्लायर, सप्लायर को पेमेंट टू क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। बैंक से पेमेंट गई टू जॉइंट बैंक अकाउंट। बिल पेबल एक्सेप्ट हो गया टू बिल्स पेबल। ठीक, डिस्काउंट मिल गया टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। डिस्काउंट रिसीट, नॉमिनल वाले सारे आइटम जॉइंट वेंचर अकाउंट के अंदर जाएंगे। गुड सप्लाइड बाय को वेंचरर, को वेंचर ने माल सप्लाई कर दिया तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, खर्चा हो गया। टू को वेंचरर्स पर्सनल, पैसा नहीं गया ना, पैसा नहीं गया तो को वेंचर का पर्सनल अकाउंट क्रेडिट।
एक्सपेंसेस पेड, जॉइंट वेंचर अकाउंट फिर से डेबिट, खर्चा हो गया, एक्सपेंस डेबिट। और 2 जॉइंट बैंक अकाउंट, खर्चा हो गया। सेल ऑफ गुड्स, माल बिका, पैसा आ गया, पैसा, हाँ जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। अगर को वेंचरर ने माल बेचा तो को वेंचरर डेबिट। उधार बिका, डेटर्स डेबिट। 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट, माल तो बिक रहा है तो सेल हो रही है, सेल आपकी इनकम है, क्रेडिट साइड में आएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स और एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, डेटर से पेमेंट आ गई या फिर एक्सेप्टेंस, जॉइंट बैंक अकाउंट या फिर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। 2 डेटर्स, डेटर्स खत्म। अब पार्ट पेमेंट आएगी तो क्या होगा, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड इन शेयर्स, वो कह रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया था आपको वहां से पेमेंट आ गई, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। शेयर्स मिले, शेयर्स अकाउंट डेबिट। 2 डेटर्स या फिर जो भी पार्टी का नाम है वो आएगा क्रेडिट साइड में। रेम्यूनरेशन पेड टू कोवेंचरर, अगर कोवेंचरर किसी काम को करने के लिए पैसे मांगता है तो उसको रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, पूरे जॉइंट वेंचर का खर्चा होगा। और टू कोवेंचरर, उसकी पर्सनल अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। अनसोल्ड गुड्स टेकन ओवर बाय कोवेंचरर, जो अनसोल्ड गुड्स थे, बिका हुआ माल नहीं था, वो आपका कोवेंचरर ले गए, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी तो इनकम ही मानी जाएगी, चाहे माल बिका चाहे नहीं बिका। अगर कोवेंचरर भी ले गया तो भी जॉइंट वेंचर क्रेडिट होगा। तो कोवेंचरर्स आपका पर्सनल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट साइड में क्या क्या आएगा, खर्चे। टू जॉइंट बैंक, ठीक है, माल खरीदा। टू क्रेडिटर, उधार माल खरीदा। और क्या था, टू को वेंचरर्स गुड सप्लाइड। टू जॉइंट बैंक एक्सपेंसेस, और टू को वेंचरर, अगर एक्सपेंसेस को वेंचरर ने पे किए। ठीक, क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा, बाय जॉइंट बैंक, अगर कैश में माल बिकता है तो, और डेटर्स उधार माल बिकता है तो। को वेंचरर सेल करता है तो उसका नाम आएगा, वो को वेंचरर स्टॉक उठा लेता है तो भी उसका नाम आएगा। ठीक, क्रेडिट साइड ज्यादा आने पे प्रॉफिट निकल के आएगा, वो प्रॉफिट ए और बी को वेंचरर्स के अकाउंट में डाल दिया जाएगा, उनके एग्रीड रेशियो में, उनके एग्रीड रेशियो में। सर ये रेशियो कहां होता है, कहीं नहीं होता, गिवन होता है, ना दिया हो तो बराबर। आगे जॉइंट बैंक अकाउंट, जब आपने पहली बार एंट्री करी थी तो आपने आपके कोवेंचरर्स ने पैसा डाला था, जॉइंट बैंक डेबिट हुआ था, डेबिट साइड में आएगा टू कोवेंचरर्स ए बी। ठीक है, खर्चा हुआ था क्रेडिट साइड में, बाय जॉइंट वेंचर गुड सप्लाइड एक्सपेंसेस, ये सारे जॉइंट बैंक के नाम से जो जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट साइड में आपने पोस्ट किए, टू जॉइंट बैंक, तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय जॉइंट वेंचर। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल की पेमेंट, बाय क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। डेटर से पेमेंट आएगी, टू डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। माल बिक रहा है कैश में, टू जॉइंट वेंचर, उधर जॉइंट वेंचर में हमने क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करी थी ना, बाय जॉइंट बैंक, उसकी क्रॉस पोस्टिंग यहाँ आएगी डेबिट में, टू जॉइंट वेंचर के नाम से। ठीक, बाकी जो फाइनल सेटलमेंट है वो मंगा ली जाएगी, वो कौन सा अकाउंट है, जॉइंट बैंक अकाउंट। तो क्रेडिट साइड में फाइनल सेटलमेंट आएगी बाय कोवेंचरर्स के नाम से, फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। उसके बाद when accounts are maintained by co-venturers themselves, तो ये दूसरा मेथड स्टार्ट हो चुका है, जब से अपने चार्ट ऑफ बुक्स नहीं बनते तो क्या होगा। रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, जब सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी तो ध्यान देना दोस्तों, अगर बुक्स ऑफ ए यानी कि ए बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करता है तो उसकी बुक्स में 2 अकाउंट बनेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट और दूसरा बी का अकाउंट। बी बनाएगा तो जॉइंट वेंचर अकाउंट, ए का अकाउंट। ठीक, आगे जॉइंट वेंचर अकाउंट देखते हैं ए की बुक्स में। जो खर्चा ए करेगा, इनकम ए करेगा, वो कैश बैंक डेटर क्रेडिट के नाम से आएगी, लेकिन जो खर्चा बी करेगा वो बी के नाम से आएगा। तो टू गुड्स परचेज या फिर टू परचेज, अगर माल ए ने सप्लाई किया तो उसकी परचेज कम हो जाएगी। और टू बी, अगर बी ने माल सप्लाई किया तो बी के नाम से आएगा, क्योंकि बुक्स किसकी है, ए की। टू बैंक, अगर ए ने खर्चा पे किया तो उसने खुद ने पे किया, टू बैंक। बी ने पे किया तो टू बी के नाम से आएगा। अगर ए को कमीशन मिलता है तो उसकी इनकम है, टू कमीशन। ठीक, क्रेडिट साइड में देखते हैं, बाय बैंक, अगर ए ने माल बेचा बाय बैंक और उधार बेचा तो डेटर, बी ने बेचा तो बाय बी। ठीक, ए ने गुड्स ले ली तो बाय गुड्स या फिर परचेज, और अगर बी ने ले ली तो बाय बी। प्रॉफिट निकल के आएगा, बांट दिया जाएगा। जो ए का प्रॉफिट है वो पीएनएल के नाम से आएगा और बी का प्रॉफिट बी के नाम से आएगा। ए का खुद का प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। अब बी का अकाउंट बनाते हैं, बी के अकाउंट में कुछ नहीं आएगा, क्रॉस पोस्टिंग आएगी इसी अकाउंट से सारी। और अगर कोई एडवांस पेमेंट या बैलेंसिंग फिगर पेमेंट हो रही है तो वो भी आएगी। ये रहा बाय बैंक, एडवांस रिसीव्ड क्रेडिट साइड में आएगा,
बी से अगर आपको एडवांस मिल रखा है तो क्रेडिट, और अगर आपने बी को एडवांस दे रखा है तो डेबिट में आएगा टू बैंक या बिल्स पेबल। ठीक, अब उधर जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट साइड में आपने बी का नाम टू बी लिखा था ना, जो एक्सपेंस बी ने पे किए थे, गुड सप्लाइड एक्सपेंसेस, और बी को प्रॉफिट दिया था टू बी, तो वो तीनों आएंगे क्रेडिट साइड में। अगर बी ने माल बेचा था तो क्रेडिट साइड में आया था जॉइंट वेंचर अकाउंट के, जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड में आपने लिखा था ना बाय बी, तो यहाँ आएगा डेबिट में टू जॉइंट वेंचर सेल और गुड्स टेकन, होगी सारी पोस्टिंग, बस बैलेंस निकल आएगा। फाइनल सेटलमेंट आएगा टू बैंक, अगर डेबिट साइड ज्यादा आई तो फिर बाय बैंक, डेबिट साइड ज्यादा तो बाय बैंक, क्रेडिट साइड ज्यादा तो टू बैंक। ऑल राइट, फाइनल सेटलमेंट हो गया। अब ऐसे ही आपका इन द बुक्स ऑफ बी बनेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट और ए का अकाउंट बना लोगे, सिंपल है। रिकॉर्डिंग ऑफ ओन ट्रांजेक्शंस, ऊपर था ऑल ट्रांजेक्शन, अब है ओन। जब अपनी अपनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी तो प्रॉफिट नहीं निकल आएगा, प्रॉफिट नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन जब तक रिकॉर्ड नहीं होगी प्रॉफिट नहीं निकल सकता। इसलिए यहाँ पे एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया जाएगा। ठीक है, कॉमन मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, और ए की बुक्स में जॉइंट वेंचर विद बी और बी की बुक्स में जॉइंट वेंचर विद ए। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में सारी ट्रांजेक्शन आएंगी, सारी जो ए ने माल ट्रांसफर किया ए टू ए, बी ने माल ट्रांसफर किया टू बी, ए ने सेल किया बाय ए और गुड्स टेकन बी, और बी ने माल बेचा तो बाय बी गुड्स टेकन बी। प्रॉफिट बांट दिया जाएगा टू प्रॉफिट ए और बी, खत्म, नमस्ते जॉइंट वेंचर अकाउंट, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। इतना ही है इसमें और कुछ नहीं है। मैं बता दूं, यहां से क्रॉस पोस्टिंग मत करना बस, क्योंकि ये मेमोरेंडम अकाउंट है। मेमोरेंडम एक कच्चा रॉ अकाउंट होता है, सिर्फ कुछ बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? प्रॉफिट लॉस। अब इधर आ जाओ, जॉइंट वेंचर विद इन द बुक्स ऑफ ए, जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट। किसकी बुक्स है? ए की, ए की बुक्स। ए की बुक्स में आएगा टू परचेज, खुद ने माल खरीदा, ठीक है, और इसका खुद का खर्चा टू बैंक, और आपका इसका कमीशन टू कमीशन और टू बैंक एडवांस इसने पे कर रखा है। ठीक, क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैंक, इसने सेल करी, इसने गुड्स उठा लिया, बाय गुड्स टेकन, बाय कमीशन एडवांस रिसीव, ठीक है, जो भी आपको दिया हो क्वेश्चन में। और इसका जो प्रॉफिट है ऊपर आप निकाल चुके थे टू पीएनएल, बस इसका अकाउंट मैच हो जाएगा। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। आखिरी टॉपिक है इसके अंदर, व्हेन अनसोल्ड गुड्स आर लेफ्ट ऑन जॉइंट वेंचर। वो कह रहा है यूजुअली जॉइंट वेंचर पे जो माल बचता है ना, बचता है, वो को वेंचरर्स खुद ही उठा लेते हैं, ले जाते हैं घर पे, हाँ, पर्सनल ड्राइंग्स। लेकिन अगर वो नहीं ले जाते फिर क्या होगा? जॉइंट वेंचर कंटिन्यू चलेगा। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड में आप क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे, और वो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड में वो ओपनिंग स्टॉक के तौर पे खुलेगा अगले ड्यूरेशन में। यूजुअली एंटायर लॉट ऑफ गुड्स इज सोल्ड ऑन जॉइंट वेंचर, सारा बेच दिया जाता है, एंड इफ सम गुड्स आर लेफ्ट अनसोल्ड दे आर टेकन ओवर बाय द को-वेंचरर्स, उठा लेते हैं को-वेंचरर। आगे वो कह रहा है, बट इन केस को-वेंचरर्स डिसाइड टू कंटिन्यू द वेंचर विद द गुड्स अनसोल्ड, अगर वो डिसाइड करते हैं कंटिन्यू करने का तो क्या करेंगे? दे नीड टू रिकॉर्ड सच अनसोल्ड गुड्स इनटू द मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसके बाद द नेक्स्ट टाइम दिस मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट will be opened by posting the same unsold stock on the debit side। तो वही वो जो क्लोजिंग स्टॉक आपने क्रेडिट साइड में नोट किया था वो डेबिट साइड मेमोरेंडम में ओपन हो जाएगा। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स ऑन जॉइंट वेंचर विल बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द को-वेंचरर्स। वो बोल रहा है आपको क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालना है, जो आपने टोटल माल उसने डाला था ए और बी ने, ठीक है, उस पर जो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस उन्होंने किए होंगे नॉन रिकरिंग वाले, वो उसमें जोड़ दिए जाएंगे, बस निकल आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। अब आते हैं एजेंट पे। अगर कभी कभार जॉइंट वेंचरर्स, को वेंचरर्स कंसाइनी अपॉइंट कर देते हैं, एजेंट अपॉइंट करते हैं, तो क्या होता है? एजेंट अपॉइंटेड बाय द को वेंचरर्स फॉर सेलिंग गुड्स ऑन गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट बेसिस। तो इसका क्या होगा ट्रीटमेंट? इस केस में जो एंट्रीज होंगी वो इस तरीके से पास होंगी। गुड्स सेंट टू द कंसाइनी बाय ए, को-वेंचरर, ए ने कंसाइनी को माल भेज दिया, तो यहां पे खर्चा होगा ए का, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए, ठीक है, ये सेम है पहले वाले की तरह। आगे एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ऑन कंसाइनमेंट, अब कंसाइनमेंट पे खर्चा हो रहा है, तो यहां पे जो खर्चा फर्म की तरफ से खुद होगा
वो आएगा टू बैंक के नाम से, और अगर कोई को वेंचरर खर्चा करता है तो वो आएगा आपका टू को वेंचरर के नाम से। एंट्री सेफ है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक या फिर को वेंचरर्स अकाउंट। उसके बाद अगला, गुड सोल्ड बाय कंसाइनी। अगर कंसाइनी ने माल बेच दिया दोस्तों, ये माल कंसाइनमेंट पे भेजा गया माल बिक रहा है, बेच कौन रहा है? कंसाइनी। को वेंचरर ने नहीं बेचा, को वेंचरर का नाम नहीं आएगा। पॉइंट इज बिक रहा है फर्म की इनकम। इनकम हमेशा जॉइंट वेंचर क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट साइड में आएगा टू जॉइंट वेंचर और डेबिट में आएगा कंसाइनी का नाम, क्योंकि माल उसने बेचा है, वो आपका डेटर है। आगे, कमीशन अलाउड टू कंसाइनी और एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। सिंपल लैंग्वेज में आप कमीशन दे रहे हो किसको? कंसाइनी को। मतलब नहीं है, खर्चा हो गया ना, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। किसको दे रहे हो? टू कंसाइनी। बात खत्म, हो गया। आगे अगला, फाइनल सेटलमेंट। मंगा लो, सारा पैसा मंगा लो उससे, जो भी पैसा उसका बच रहा है, उसने माल बेच दिया और बचा हुआ पैसा वो आपको फाइनल सेटलमेंट पे कर देगा। तो एंट्री आएगी फाइनल सेटलमेंट में, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। नमस्ते। ये था आपका चैप्टर जॉइंट वेंचर। बाय बाय।